Hello, dear teachers. We are going to continue the chapter Units and Measurement. So, let's start the topic. Third application of dimensional analysis, that is to check the consistency or correctness of an expression or a formula. सो ये थर्ड एप्लीकेशन को समझने के लिए हमें पहले समझना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ये समझना होगा हमें पहले। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी जो है, इट स्टेट्स दैट only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimensional formula। वही फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। जैसे कि अगर हम बोले कि हम मास के साथ सिर्फ मास को ही ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा वो मास ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 kg के साथ 2 मीटर को ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। 4 kg के साथ हम 2 kg को ऐड कर सकते हैं तो 6 kg आएगा, वही है ये। वैसे ही और एक अगर एग्जाम्पल हम लिखें तो फोर्स अगर ले तो फोर्स के साथ हम फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं और रिजल्ट विल बी फोर्स। तो मान लेते हैं कि कोई एक रिलेशन है हमारे पास a प्लस और माइनस b विच इज इक्वल टू cd प्लस और माइनस e अपॉन f एंड दिस रिलेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। मतलब ये जो रिलेशन है डायमेंशनली करेक्ट है, सही है। तो फिर देन जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डेफिनेटली b का डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वल होगा और cd कंप्लीट cd का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वल होगा और E बाई एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला इनके साथ इक्वल होगा। ये थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सवाल है, ये क्वेश्चन है कि चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ, एक बिट में ये इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 5s और दूसरे बिट में और एक क्वेश्चन है एसेंट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो हमें मतलब पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में आता है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर हम अलग लिखे हैं। तो जो पहला बिट है उसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या सॉल्व करें, क्या चेक करें हम कि ये जो इक्वेशन है इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और ये राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम होगा तो हम बोलेंगे कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। और यहाँ पर राइट साइड पर यहाँ एक माइनस साइन है, तो ये जो यू स्क्वायर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और ये जो 5as है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए और वही डायमेंशनल फॉर्मूला v स्क्वायर का आना चाहिए। तो हमें पता है v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है और 5 इज ए नंबर विच डोंट हैव एनी डायमेंशंस, a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड में जो v स्क्वायर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l t माइनस 1 का स्क्वायर मतलब L2 t माइनस 2। अब राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशंस है हम अलग अलग बात करेंगे, ये पहले से हम
बता चुके हैं कि यू स्क्वायर का अलग देखेंगे, यू स्क्वायर का वही इनिशियल वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर होगा, तो एल टू टी माइनस टू। फिर 5as का देखेंगे, 5as, तो 5as का 5 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, और एस डिस्प्लेसमेंट है तो एल है, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो हम डिस्कस किए कंडीशन पर ये सही हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और फिर ये जो इंडिविजुअल है इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। तो ये तो इक्वेशन जो है वो डायमेंशनल कंसिस्टेंट तो हो गया, लेकिन ये न्यूमेरिकली रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है या फिर माइनस 2as होगा। तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है लेकिन न्यूमेरिकली कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि द अबोव एक्सप्रेशन इज dimensionally correct or consistent but numerically incorrect। ठीक है, अब आइए जो सेकेंड बिट है हमारे पास उसको देखते हैं। सेकेंड बिट में हमारे पास है एसेंथ जो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विच इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो एसेंथ यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये ध्यान से करना होगा, एसेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो होगा एल टी माइनस वन इन 1 सेकेंड। मतलब ऐसे सोचना होगा कि ये 1 सेकेंड में मतलब टाइम डिवाइड हुआ है, ऐसे सोचना होगा। तो एसेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी माइनस वन, और राइट हैंड साइड में ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड में जो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में जो है u का होगा वही एल टी माइनस वन। फिर जो a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 है, यहां पर नीचे जो 2 है उसका तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन a का एल टी माइनस टू, और यहां पर जो 2n माइनस 1 है इसको समझना होगा, ये 2n सेकेंड और ये 1 सेकेंड, यहां पर वो टाइम है, इसीलिए यहां पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसके लिए t मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट होगा एल टी माइनस वन। एज पर रूल ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल करेक्ट भी है। तो द अबोव expression is both numerically and dimensionally correct। numerically and dimensionally correct। तो आइए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन है डेल्टा इक्वल टू एम जी एल क्यू अपॉन 4 बी डी क्यू वाई, और इसमें गिवन है डेल्टा इज द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द मिडल ऑफ ए बार ऑफ लेंथ एल, ब्रेड्थ बी, डेप्थ डी,
when it is loaded in the middle with mass m and y is the Young's modulus of the material of the bar. ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक एक्सप्रेशन है. तो एक हमारा एक बार है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ वैल्यू है, और उसके बीच में कोई अगर मास हम लोड करते हैं तो उसमें एक डिप्रेशन आता है. उस डिप्रेशन का एक्सप्रेशन इधर गिवन है. तो फिर वही काम करेंगे हम. LHS देखेंगे. LHS मतलब डिप्रेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को, डिस्टेंस को. तो L हो गया. अब देखते हैं RHS. RHS में क्या है? RHS में है mg_L_Q by 4b_dq_y. तो m यहाँ पे मास है तो m, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L t-2, और LQ हो गया. ये नीचे 4 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, और b यहाँ पे ब्रेड्थ है तो L हो जाएगा, और d इज ऑल्सो डेप्थ तो यहाँ पर L हो जाएगा, LQ. और y इज द यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस मतलब स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया. m L -1 t-2. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो mm कैंसिल, एक L कैंसिल, LQ कैंसिल, t-2 कैंसिल. सिर्फ नीचे जो L माइनस है वो ऊपर जाएगा. तो यहीं से पता चल रहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट. सो हम लिख सकते हैं द above expression is dimensionally. ये न्यूमेरिकली भी सही है एंड ऑल्सो न्यूमेरिकली करेक्ट. ठीक है. तो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि इफ x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, मतलब दोनों x एंड a दोनों ही डिस्टेंस है, और देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट. ये n के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये पूछ रहा है. आइए देखते हैं. ये जो एक्सप्रेशन है पहले इसको लिख लेते हैं थोड़ा. एक्सप्रेशन जो है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x⁴n इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a. तो पहली बात यह है कि राइट साइड में जो साइन इनवर्स x बाई a है वो मैंने पहले ही बता दिया था. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका डायमेंशंस नहीं होता है. ठीक है. मतलब ये अगर हम इसका डायमेंशन ले इस एक्सप्रेशन का तो ये m0, L0 और t0 होगा, डायमेंशन लेस होगा. और ये डायमेंशन लेस होने के लिए यहां पर जो x बाई a है ये डायमेंशन लेस है, और x बाई a डायमेंशन लेस होने के लिए x का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होना चाहिए, जो कि हमें पहले से बोल दिया है कि x और a दोनों ही डिस्टेंस है. देन अभी पूछ रहा है ये जो नीचे जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये नीचे ये यहां पर स्क्वायर रूट है, तो यहां पर अगर a स्क्वायर है तो ये डेफिनेटली x का पावर कितना होगा, तभी हम ये दोनों जो सेम है और जो इनको हम माइनस कर सकते हैं, और इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसके साथ ये कैंसिल हो सके ताकि ये भी डायमेंशनलेस बन सके.
तो डेफिनेटली अगर ये ए स्क्वायर है तो एल स्क्वायर है, तो ये भी अगर स्क्वायर होगा तो ही ये एल स्क्वायर बन पाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर है तो एल स्क्वायर है। ओके, मतलब यहां पर ए स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला और डेफिनेटली एक्स एन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एल स्क्वायर है, और ये भी एल है, ये भी एल है, तो डेफिनेटली ये जो एन है ये 2 ही होगा। ओके, सो देयरफॉर एन का वैल्यू यहां पे कितना होगा, 2 होगा। तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है e इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी, इनमें जो a है और b है इनका मल्टीप्लिकेशन का डायमेंशन क्या होगा, और वेयर e इज द एनर्जी और x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से यहां पर माइनस है मतलब b का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा। तो b का डायमेंशन एक्स स्क्वायर का डायमेंशन जो कि होगा एल स्क्वायर, और अभी e का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा, इनमें से किसी एक का लिख सकते हैं ऊपर हम, या तो b लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 80 का डायमेंशन, और यहां से हम निकालेंगे a का डायमेंशन, मतलब अब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बाई e का डायमेंशन और ये t का डायमेंशन। तो a का कितना आएगा, a का आ जाएगा एल स्क्वायर बाई e का एनर्जी बोला है तो m L2 t माइनस 2, और ये है t। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा एल स्क्वायर कैंसल, ये t माइनस 2 और ये t माइनस 1, तो m माइनस 1 t प्लस 1 बनेगा ये। लेकिन हमें पूछा है a इंटू बी का डायमेंशन जो कि इक्वल होगा, a का कितना आया था, a का यही आया हमारे पास m माइनस 1 t पावर 1, b का कितना आया है, b का आया है एल स्क्वायर, तो ये बनेगा m माइनस 1 एल स्क्वायर t 1। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ, जो कि है टू डिराइव एन एक्सप्रेशन और फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो फोर्थ एप्लीकेशन है इसको हम थ्रू द क्वेश्चंस ही समझेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं इस एप्लीकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum, period of oscillation का मतलब है टाइम पीरियड t, जो कि डिपेंड करता है लेंथ l पे, मास ऑफ द बॉब m पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो बोल रहा है कि डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l, मास ऑफ द बॉब m एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये कॉन्सेप्ट, ये डाटा को यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके वो टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। और ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो टाइम पीरियड t बोला है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है और g पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है पता नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे,
ऐसे पावर में लिख देंगे। और फिर ये जो t का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा m0 L0 T1, जो कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। मतलब ये ऐसा होगा, t इज इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट और l पावर a, m पावर b और g पावर c, जो कि k जो है यहाँ पर वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। बाकी इसके बाद जो l है, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही लिखेंगे और पावर ए है, और एम का डायमेंशनल फॉर्मूला एम है तो पावर बी है, और जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 2 है, तो इसका जो पावर है वो सी लिखेंगे। इसके बाद हम ये ऐसे ही लिखेंगे m0 L0 T1, और राइट साइड जो है उसको कोशिश करेंगे कि मास का कंप्लीट पावर कैसे बन जाए, और फिर लेंथ का, जैसे कि यहाँ पर लेंथ का पावर a है और यहाँ पर c है, तो ये बन जाएगा a प्लस सी, और t का पावर ये बन जाएगा -2c। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों तरफ का जो मास है, मास का पावर वो इक्वल होगा, तो b 0 हो गया। लेंथ का पावर भी इक्वल होगा तो a प्लस सी 0 हो गया। टाइम का पावर जो है वो भी इक्वल होगा तो -2c इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से c हमारा आ गया -1/2। और यहाँ पर अगर हम उस c का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो a -1/2 इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया 0। तो हमें a b c तीनों का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू मिल गया 1/2, b का वैल्यू मिल गया 0 एंड c का वैल्यू मिल गया -1/2। सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट k, l का पावर 1/2, m का पावर 0 और g का पावर -1/2। यही था हमारा, l का पावर a था, l का पावर a था और a आया है हमारा 1/2, b 0 आया है और c आया है -1/2। ठीक है, तो मतलब यही से पता चलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ पर k एक्सपेरिमेंटली 2π होता है, लेकिन हम k ही लिखेंगे और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा L/g का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग इन ए सोनोमीटर सेटअप डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, टेंशन इन द स्ट्रिंग T and mass per unit length mu of the string. Using dimensional analysis, derive an expression for frequency. तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले वही मेथड है हमारा, जो एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ हो गया तो L पावर A और टेंशन T पावर B और मास पर यूनिट लेंथ पावर C। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K विच इज डायमेंशन लेस, L पावर A, T पावर B और म्यू पावर C। तो यहाँ पर अगर बोथ साइड डायमेंशन ले तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा L0t-1, K का कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ का पावर A। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, टेंशन बोला है तो, लेकिन होता क्या है बहुत बार हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन डाल देते हैं। तो टेंशन जो कि फोर्स के साथ इक्विवेलेंट है, तो M1 L1 T-2 का पावर B, और ये मास पर यूनिट लेंथ बोला है तो ML-1 C। तो अभी ये क्या बन जाएगा, M0 L0 T-1, और अभी हम कोशिश करेंगे मास का जितना भी पावर है, लेंथ का पावर, टाइम का पावर एक जगह लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मास का पावर
बी है और यहाँ पर मास का पावर सी है, तो ये बन जाएगा मास का पावर बी प्लस सी और लेंथ का पावर ए प्लस बी माइनस सी, लेंथ का पावर ए प्लस बी माइनस सी और टी का पावर माइनस टू बी, बस टी का एक ही है तो टी का पावर माइनस टू बी। अब एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही मास का पावर, लेंथ का पावर और टाइम का पावर दोनों तरफ हम इक्वल करेंगे, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 मान लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 मान लेते हैं और माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस 1 इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो b इज इक्वल टू 1/2 हो गया इस इक्वेशन से, और इक्वेशन 1 से अगर b का वैल्यू हम 1/2 पुट करें और 0 हो गया तो c इक्वल टू हो गया -1/2। अभी अगर b और c का वैल्यू इक्वेशन 2 पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/2 माइनस ऑफ -1/2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया a प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 और a हो जाएगा हमारा -1। तो a का वैल्यू आ गया -1, b का वैल्यू आ गया 1/2 एंड c का वैल्यू आ गया -1/2। सो देयरफॉर, और हम लिख सकते हैं हमारे पास जो एक्सप्रेशन है न्यू इज इक्वल टू k और फिर है l का पावर a, l का पावर a मतलब -1, t का पावर b मतलब 1/2, म्यू का पावर c मतलब -1/2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा k/l और स्क्वायर रूट ऑफ t ओपन म्यू। ये आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। और एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर k का जो वैल्यू है वो है 1/2। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल। यहाँ पर वेवलेंथ बोला है तो डेफिनेटली ये लेंथ होगा, जो कि एक मूविंग पार्टिकल का जो pth पावर ऑफ इट्स मास m, m का पावर p और qth पावर ऑफ इट्स वेलोसिटी v एंड rth पावर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h। देन ये जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सेट ऑफ वैल्यू फॉर p q r वो सही होगा ये पूछ रहा है। तो आइए चेक करते हैं। वही मेथड सेम होगा हमारा, वेवलेंथ लैम्डा प्रोपोर्शनल टू मास का पावर यहाँ पर p होगा और स्पीड का पावर q होगा और प्लैंक्स कांस्टेंट का पावर r होगा। और यहाँ पर वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटाएंगे तो वही k m पावर p v पावर q और h पावर r होगा। लैम्डा वेवलेंथ है तो ये m0 l1 t0 हो जाएगा। मास का डायमेंशन m है तो पावर p है और ये l t-1 का पावर q है और ये एनर्जी है तो प्लैंक्स कांस्टेंट है तो प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब एनर्जी इनटू टाइम m l2 t-1 का पावर r। तो ये हो गया m0 l1 t0 और यहाँ इस तरफ हो जाएगा मास का पावर, यहाँ p है और यहाँ r है तो मास का पावर p प्लस r, l का पावर यहाँ q है, यहाँ 2r है तो l का पावर हो जाएगा q प्लस 2r, t का पावर हो जाएगा -q माइनस r। Now as per principle of homogeneity, p plus r is equal to 0 equation 1, q plus 2r is equal to 1 equation 2 and minus q minus r is equal to 0
इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर थोड़ा ऐड कर ले तो हमें मिलेगा, ये q माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2r और माइनस आर r हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया, r इक्वल टू 1 आ गया। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो q इज इक्वल टू -1। और अगर हम r का वैल्यू अभी इक्वेशन 1 पे अगर पुट करें तो बन जाएगा ये p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू 1। ये है हमारा सेटअप जो कि आंसर होना चाहिए। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 1 -1 1 नहीं है, सेकेंड भी नहीं, थर्ड फोर्थ वाला होगा हमारा आंसर। ओके, तो आइए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, ये हम आईआईटी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए है। तो एक गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद ए पीरियड t जो कि प्रोपोर्शनल टू p पावर a, d पावर b एंड e पावर c, मतलब p इज द स्टैटिक प्रेशर और d इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड e इज द टोटल एनर्जी। और a और b और c का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो t हो जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है p पावर a, t पावर b एंड e पावर c, एंड t वही एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा, p पावर a, d पावर b और e पावर c। तो अगर हम t का डायमेंशन पुट करें तो m0 l0 t1 होगा, p प्रेशर है तो m1 l-1 t-2 का पावर a, डेंसिटी तो ml-3 का पावर b और e एनर्जी है तो ml2 t-2 का पावर c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जो पावर्स है उनको आइसोलेट कर लेते हैं। तो m का पावर बन जाएगा, यहाँ पर a है, b है और c है, तो a प्लस b प्लस c, और लेंथ का पावर -1 है तो -a -3b और ये 2c, तो लेंथ का पावर होगा -a -3b प्लस 2c, और टाइम का पावर होगा -2a -2c, टाइम का पावर होगा -2a -2c। Now as per principle of homogeneity, a plus b plus c is equal to 0, equation 1, minus a minus 3b plus 2c is equal to 0, equation 2, then minus 2a minus 2c is equal to 1, equation 3। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 के साथ ऐड करते हैं। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c और 2 इंटू 0 0। देन इसको अगर 3 से ऐड करें तो -2a -2c इज इक्वल टू 1, तो 2a कैंसिल, 2c कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब b का वैल्यू इक्वेशन 2 में अगर पुट करें तो -a -3/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2।
और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है उसको अगर फिर से लिख लें यहाँ पे -2a -2c इज इक्वल टू 1, और इन दोनों को अगर अभी ऐड कर दें तो 2c -2c कैंसिल, -a -2a -3a, और ये 3/2 + 1 हो जाएगा 5/2, तो a आ गया -5/6। a का वैल्यू अगर हम ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो c का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं a का वैल्यू, देखते हैं कितना आता है। -5/6 इसमें पुट करेंगे, प्लस 2c = 3/2, सो 2c इज इक्वल टू 3/2 -5/6, तो ये हो गया 2 और 6 का एलसीएम 6 निकल के आ जाएगा, 9 माइनस और 5, तो ये हो गया 4/6, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो c इज इक्वल टू आ गया 2/6 मतलब 1/3। तो हमारे पास वैल्यू आ गया तीनों का, देयरफॉर a का वैल्यू आ गया -5/6, b का वैल्यू आ गया हमारे पास, b का वैल्यू 1/2, एंड c का वैल्यू आ गया 1/3। ओके, तो इसी के साथ हम ये जो 4th एप्लीकेशन है इसको ख़त्म करते हैं, और ये डायमेंशनल एनालिसिस का हम चारों एप्लीकेशन पढ़ लिए। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन, if an expression is numerically correct, then it must be dimensionally correct, but its inverse is not true. For example, एंगल ऑफ बैंकिंग के केस में एक फॉर्मूला है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ये जो एक्सप्रेशन है ये डायमेंशनली और न्यूमेरिकली, बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली करेक्ट है। बट अगर इसको हम ऐसे लिखे tan थीटा इक्वल टू rg/v², ये डायमेंशनली तो करेक्ट होगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और एक पॉइंट को ध्यान रखते हैं। जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ इक्वल है, c इज इक्वल टू 1/√of μ0 ऐसे लिखते हैं हम। μ0 is absolute permeability and ε0 is absolute permittivity। तो अगर यहां हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो सीधा हम लिख सकते हैं c का मतलब स्पीड का L(t-1) का। तो अगर ऐसा पूछे कि
1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट का, तो सिंपल सी बात है कि इसका स्क्वायर हुआ है, तो L2t-2। तो अगर इसको हम ध्यान रख ले तो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। वैसे अगर ऐसा पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ μ0 और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि 1/c है, तो L-1t+1 हो जाएगा, और सिर्फ μ0 और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो L-2 और ये T2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिए। और एक पॉइंट है, देखते हैं वो, लेट L इक्वल टू इंडक्टेंस, जो कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है, और C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस है। तो ये L/R का डायमेंशनल फॉर्मूला, RC का डायमेंशनल फॉर्मूला और √LC का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और ये जो तीनों एक्सप्रेशंस है, जो L/R, RC और √LC, ये सबको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, और इसी के साथ हम ये जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको कंप्लीट करते हैं। और इसके आने वाले जो चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, वो हम कंटिन्यू करेंगे इसके आने वाले अगले वीडियोस में। सो डियर टीचर्स, इफ दिस कंटेंट इज यूजफुल फॉर यू, kindly subscribe the channel, press the bell icon, share it and like it.